आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। केरल के अंदर 30,000 से ज़्यादा केस जो है वो आने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से दूसरी सरकारें भी जो हैं अब चिंता जाहिर जो है वो कर रही हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट इसको कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, केरल के अंदर एक बार फिर जो किस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, वजह क्या है वहाँ पर केस बढ़ने की? देखिए, इस तरह से हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में स्थिति अभी कंट्रोल है। वहाँ पर उस तरह से केसेस में सर्ज बढ़ावा नहीं देखने को मिल रहा है। केरल की जैसे आपने बात कही, निश्चित तौर पर वहाँ पर केसेस जो बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। हालांकि इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो हमारी एक सीरो पॉजिटिविटी की रिपोर्ट आई थी, 4th सीरो पॉजिटिविटी जो ICMR ने दी थी, उसमें दिया गया था कि केरल के अंदर लगभग 40% से कुछ ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। बल्कि बाकी राज्यों की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ अराउंड 70% से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। यही सेम दिल्ली का भी हाल रहा था। तो जब सीरो सर्वे में इस तरह की रिपोर्ट आई कि केरला के अंदर अभी भी 60% लोग ससेप्टेबल है, मतलब उनको अभी भी होने का, उनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है या उनमें वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, तो एक वो खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वहाँ पर एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, क्या होता है कि आपको वैक्सीन लग गया, वैक्सीन लगने के बाद आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है, पर वैक्सीन का जिस तरह से हम बात कर रहे थे शुरू से ही कि भाई वो बीमारी की गंभीरता और हॉस्पिटलाइजेशन को रोकती है। पर जो केरला के अंदर एकदम से अचानक से जो 30,000 केसेस का आपने भी जो जिक्र किया, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात देखने वाली है जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं है। तो इसलिए अभी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, पता लगाया जाए कि इसका बढ़ने का एक्चुअल कारण क्या है। एक कारण तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ एक दो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स जो हम बात करते हैं कि फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल्स के बाद भी थोड़ा सर्ज आया है। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी आने वाले त्यौहार, जिस तरह से अक्टूबर के अंदर तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होंगे, तो और भी बाकी राज्यों को वहाँ पर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने पहली और दूसरी लहर से सीखी, कि ज़्यादातर जब केसेस की शुरुआत होती है तो वो एक राज्य से होती है किसी तरह से। जब हमने सेकेंड वेव में देखा तो कैसे महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर हमें लग रहा था उस समय कि शायद दिल्ली में ना हो और कहीं पर फिर धीरे धीरे जैसा हमने देखा कि कैसे एकदम से स्प्रेड हो गया। और लास्ट ईयर तो क्या, इसी साल जब हमने देखा होली के बाद एकदम से अचानक केसेस इतना जल्दी बढ़े, 1% पॉजिटिविटी रेट चल रहा था जो 30-40% तक पॉजिटिविटी रेट हो गया। क्योंकि इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण अभी तक जो माना जा रहा है वो है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट ने, आपने देखा कि सेकंड जो वेव थी हमारी, पूरे देश में किस तरह से वो फैल गया था, और हमारे केसेस 4 लाख को भी ज़्यादा पार कर गए थे। हालांकि 4 लाख का आंकड़ा तो वो था जिन्होंने टेस्ट कराया, पर आप समझते हैं कि बहुत अधिक लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया, तो आंकड़ा उससे ज़्यादा निश्चित तौर पर रहा होगा। और अभी डेल्टा वेरिएंट बाकी देशों में भी सर्कुलेट हो रहा है, और जैसे हमने अभी देखा कि अमेरिका के अंदर किस तरह से केसेस बढ़ गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, बहुत अच्छे से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही थी। पर ये जो डेल्टा वेरिएंट है इतना ज़्यादा संक्रामक है। अभी फ्लोरिडा की अगर हम बात करें अमेरिका में, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी तरह की कंडीशन जो भारत के अंदर सेकेंड वेव में हुई थी, वहाँ पर उसी तरह से देखी जा रही है। और इनफैक्ट वहाँ पर बच्चों में भी इसका प्रभाव देखा गया है, जबकि फ्लोरिडा के अंदर जो वैक्सीनेशन है लगभग 63% हो चुका है उसके बाद भी। तो इसलिए हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक ये वेव्स आ रही हैं और जब तक हमें हमारा जो एक हर्ड इम्यूनिटी ना हो जाए, तब तक सबको जो मास्क वाली और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उनको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सर, जिस तरीके से केरल के अंदर लगातार केस बढ़ रहे हैं, क्या दूसरी जो राज्य सरकारें हैं उनको कहीं ना कहीं सतेज जो कड़े कदम सतर्क होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही कही कि जैसे हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट वेव के अंदर भी जो हमने एक रणनीति अपनाई थी, जो पॉलिसी अपनाई थी, कि जहाँ से लग रहा है कि वायरस, जहाँ पर ज़्यादा वायरस का प्रकोप है, उस एरिया को कंटेन कर लिया जाए। क्योंकि जब वहाँ पर कंटेन कर लेते हैं तो उसका जो स्प्रेड होना वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है इसके अंदर कि हम जो ट्रांसमिशन है उसकी चेन को ब्रेक करें। तो फिलहाल अभी जैसे उत्तर भारत के राज्यों की तरफ उस तरह से नहीं है इन्फेक्शन, तो हमारा इसमें यही पॉलिसी रहनी चाहिए कि अगर केरल के अंदर अभी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा और संक्रमण दर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको वहीं पर ही कंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ताकि वो और जगह पर ना स्प्रेड हो। क्योंकि जब ये आपका संक्रमण बढ़ जाता है तब हमने देखा है, पिछली बार भी हमने देखा, हमारा वैक्सीनेशन जो है प्रोग्राम को पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उस टाइम वो वैक्सीनेशन उस स्पीड से नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़रूरी है हमें अभी उस एरिया को कंटेन करना, ताकि वो और जगह या और राज्यों में स्प्रेड ना हो। क्योंकि जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट थी उसमें एक बात और कही गई थी कि लगभग 40 करोड़ के करीब लोग अभी भी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, ससेप्टेबल, कि उनको ना तो अभी वैक्सीनेशन उनमें हुआ है कि नहीं ये तो हम उस तरह से नहीं कह सकते, पर 40 करोड़ के करीब लोग हैं जो ससेप्टेबल है, जिनमें संभावना है होने की। अच्छा, जिस तरीके से आशंका जो जताई जा रही है, नीति आयोग ने भी आशंका जताई है, क्या लगता है कि कितना लोग इस पर विश्वास करें? जी देखिए, इस तरह की कैलकुलेशंस और आई हैं काफ़ी ज़्यादा। आईसीएमआर ने भी सर्वे किया था और हमारी आईआईटी कानपुर हैदराबाद की तरफ से भी जो है पहले सीरो सर्वे की जो है थर्ड वेव के प्रिडिक्शन के बारे में कहा गया था। और अभी फ़िलहाल की जो अभी रिपोर्ट आई है इसके अंदर भी कहा गया है कि ये वेव आने की संभावना वो कुछ बातों के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है कि अगर ये कुछ नहीं नॉर्मली इस तरह से चलता रहा तो केसेस आते रहेंगे धीरे धीरे थोड़ा, बट अगर कोई नई तरह का वेरिएंट आ गया, जैसा हमने फर्स्ट वेव में देखा था कि एक डिफरेंट वेरिएंट था और जब सेकंड वेव में देखा तो एक डिफरेंट तरह का वेरिएंट था, तो वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई नई तरह का वेरिएंट आ गया तो फिर जो है अलग तरह की स्थिति हो सकती है। और उन्होंने जताया कि उस समय केसेस और भी ज़्यादा, जो सेकेंड वेव में आए थे उससे भी अधिक केसेस बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो इस वजह से उन्होंने जो है इसको थोड़ा चिंता का विषय बताया है कि इस चीज़ पे हमें नज़र रखनी ज़रूरी है कि कोई कम्युनिटी के अंदर और नई तरह का वेरिएंट तो जो है सर्कुलेट नहीं हो रहा। इसीलिए जो बात कही जा रही है कि त्योहारों का टाइम हो गया, और पिछले साल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि एकदम विंटर सीजन आते ही जो है रेस्पिरेटरी चीज़ें भी बढ़ जाती है और हमारे फेस्टिवल के बाद सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स के बाद भी बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए सरकारें इस पे सतर्कता बरतने के लिए बार बार कह रही हैं। अच्छा सर, सरकारें जो है, राज्य सरकारें स्कूल भी खोलने लगी हैं 1 दिसंबर से। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब स्कूल 50% कैपेसिटी के साथ जो है खोल दी जाएंगे, कितनी चिंता मानते हैं आप इसकी? देखिए, जो बच्चों के लिए जिस तरह से अभी रिपोर्ट आई थी उसमें जताया गया था कि बच्चों के लिए हमारे पास उस तरह की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह की सुविधाएं हमारे पास नहीं है। पर बच्चों में एक चीज़ हमने देखी कि सेकंड और फर्स्ट वेव के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे अगर इन्फेक्टेड भी थे तो उनके अंदर कोई बीमारी की गंभीरता को नहीं देखा गया। हाँ, इसमें इसको हम इस तरह से देखते हैं कि देखिए, बच्चों के लिए अभी वैक्सीन एक लॉन्च तो हुई है, पर उसको रोल आउट होते हुए थोड़ा सा समय लग जाएगा कि वो अक्टूबर तक या अक्टूबर एंड तक हो पाएगी। उसके बाद 2 महीने उसको लगाने में लगेंगे। 2 महीने के बाद जो है, 2 महीने लगाने में क्या, आप अगर वैक्सीन लगाते हैं तो 2 महीने के बाद एंटीबॉडीज़, मतलब पूरा 3 डोज का कोर्स पूरा होता है और उसके भी 15 दिन बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है। तो उस तरह से हम इस साल हमारा जो है ये इसमें ही निकल जाएगा। और जैसे अभी राज्य सरकारें और ये सब बात भी कर रही हैं स्कूलों को खोलने के लिए, तो थोड़ा इसको स्लोली हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरह से SOPs बनाई है उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि बाकी अन्य देशों में, विदेशों में जब खोले गए हैं तो वहाँ पे एकदम से केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। और फिलहाल हमने हिमाचल एंड पंजाब में भी जब देखा कि वहाँ पर भी जब एक बार स्कूल खुले तो केसेस बढ़े हैं। तो सब चीज़ों का हमें ध्यान रख के, एहतियात रख के इसको धीरे धीरे करके खोलना पड़ेगा। बट इसमें महत्वपूर्ण है कि अगर स्कूल का सारा स्टाफ, स्कूल के जो टीचर्स हैं और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला स्टाफ है और अदर जो ग्रुप 4 सपोर्ट स्टाफ सभी हैं, वो सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं। पेरेंट्स वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है, उनके ग्रांड पेरेंट्स वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बच्चों के आसपास जो वयस्क हैं वो अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी। मतलब कि कोरोना से बचने के लिए एकमात्र विकल्प वैक्सीन ही है? हाँ, देखिए, वैक्सीन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मतलब मास्क लगाना नहीं छोड़ना। क्योंकि ये हम कह रहे हैं लोग इस चीज़ को कई बार कि वैक्सीन लग गई उसके बाद हम सुरक्षित हो गए। देखिए, हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको संक्रमण तो हो ही सकता है और आप संक्रमण दे भी सकते हैं किसी को। तो इस वजह से जब तक 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड ना हो जाए, वैक्सीन हो जाए खाली नहीं, 90% लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे की जो गाइडलाइंस आएगी, तो वैक्सीन के साथ साथ हमें जो पहले के बेसिक प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। मास्क तो निश्चित तौर पर हमें पहनना है। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।